हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉडल पेपर 10th का, जो एनुअल एग्ज़ाम जैसा ही है, ऐसा सेट ही किया गया है ताकि अगर पेपर आए तो आप अंदाज़ा लगा सकें कि किस प्रकार से आपका एनुअल एग्ज़ाम का पेपर आ सकता है। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक काम आप ज़रूर कीजिएगा। आप इस पेपर को मैं आपको पहले स्लोली दिखा दूंगा, तो उस पेपर को आपको स्क्रीनशॉट करके एक बार सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के बाद आपसे कितना बनता है और कितना नहीं बनता है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पूरा पेपर दिखा देता हूँ इसको। तो देखिए, ये आपका पहले सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज रहेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ये पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपके क्वेश्चंस रहे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं दूसरे पैसेज में। ये भी अनसीन है, इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका पैसेज है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार से। तो ये 5 इसके क्वेश्चन हो गए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको करवाता हूँ। फिर आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप जानते हैं कि एक पैसेज रहेगा जिसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाना होगा। तो ये इसका पैसेज है और आगे ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन में आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होता है। एक पिक्चर दी गई होती है आपको, उसको आपको देखना है और फिर उसके बारे में कुछ लिखना होता है। तो ये आपको पिक्चर दी गई है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। ये 5वें क्वेश्चन में आपका है एप्लीकेशन और उसके अथवा में है लेटर। ये आगे पीछे इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि ये सेट के हिसाब से पेपर होते हैं तो अलग अलग हो सकता है। किसी में मान लीजिए तीसरे में, चौथे में भी हो सकता है एप्लीकेशन लेटर, और 5वें में भी हो सकता है। ये रहा। इसके बाद ऐसे भी देख लीजिए। अब चलते हैं सेक्शन सी में। ये रहा आपका सेक्शन सी, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। फिर 8वां देख लीजिए, डू एज डायरेक्टेड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलते हैं 9th में, सेक्शन डी में। ये आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 4, इसको देख लीजिए। फिर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है प्रोज का, और इसके ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर 10 के बी में आपका एक ये एक्सट्रैक्ट है और ये 3 क्वेश्चन हैं, ठीक। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में। ये आप क्वेश्चंस देख लिए, और ये रहे 13, 14, 15, 16, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम आज इसको जब सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चंस क्रम से सॉल्व करेंगे और एक एक करके, ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, और हाँ, पैसेज सॉल्व करने से पहले सबसे पहले होता है कि आप जो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं उनको पहले पढ़ लें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन द आर्ट ऑफ मॉडर्न एटिकेट बी कल्टिवेटेड, आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ लीजिए, व्हिच ऑफ द क्वालिटीज़ इज़ नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर प्लीजिंग पर्सनालिटी,
आपने ये पढ़ लिया। तीसरा अ सोशल पर्सन कैन, ये पढ़ लिया। और व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ गुड कन्वर्सेशन। और फिफ्थ जो है हमारा व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एडिकेट, ये आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद आप पैसेज पढ़िए और पैसेज पढ़ने के बाद फिर से आप फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। यदि हम क्वेश्चन से पहले से पढ़े हुए होते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो क्लिक करता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो पहले से है, तो वो आपके माइंड में एक छाप बन जाती है और इस तरह से आप बढ़िया से सॉल्व कर पाते हैं उसको। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हाउ कैन द आर्ट ऑफ मॉडर्न एटिकेट बी कल्टिवेटेड। ठीक है, अब इसका जब हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो ये जो पहला क्वेश्चन है आप इसके शब्द मिलाइए। जैसे इसमें लिखा एटिकेट बी कल्टिवेटेड, ये कहाँ पे लिखा है? तो ये पहली लाइन में लिखा है। कहाँ पर? चलिए तो पहले क्वेश्चन के शब्द को हम पैसेज में ढूंढते हैं। तो पहले ये देखिए हाउ कैन बी आर्ट ऑफ मॉडर्न एटिकेट बी कल्टिवेटेड, तो आपको यहाँ पे देखना है एटिकेट बी कल्टिवेटेड, ये कहाँ पास लिखा है? तो ये देखिए लिखा हुआ है कल्टिवेटेड बाय परसिस्टेंस प्रैक्टिस, यहाँ पास लिखा है। और ऑप्शन में आपके पास कौन सा? इट कम्स नेचुरली, इट इज़ एन इनबॉर्न क्वालिटी, इट नीड्स प्रॉपर कोचिंग, और चौथा है इट कम्स विथ परसिस्टेंस। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये चौथा ऑप्शन होगा। तो ये आपका आंसर सही हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द क्वालिटीज़ इज़ नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर प्लीजिंग पर्सनालिटी। ये कह रहा है एक प्लीजिंग पर्सनालिटी के लिए कौन सी क्वालिटी नहीं भी हो तो चलेगा। तो अब इसमें हम प्लीजिंग पर्सनालिटी की क्वालिटी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा पैसेज। अब पैसेज में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? अब देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में कहाँ से लिखा हुआ है? ये लिखा है अ प्लीजिंग पर्सनालिटी विच इंक्लूड अ गुड ड्रेस इन ट्यून विद टाइम्स आफ्टर दीज बेसिक रिक्वायरमेंट आर इन प्लेस द पर्सन डिज़ायरिंग टू लर्न। एक ये है आर्ट ऑफ एटिकेट मस्ट डेवलप द पावर ऑफ स्पीच, ये भी होना चाहिए। उसके बाद टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। और स्मूथ एक्सेंट इन द लैंग्वेज, ये भी होना चाहिए। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या है देखिए, इसमें लिखा है गुड ड्रेसिंग सेंस, ये हमारे पास है तो ठीक है, ये होना चाहिए। बीइंग अ वेल्दी पर्सन, ये ऑप्शन में था, नहीं देखा हमने। गुड कम्युनिकेशन स्किल, हाँ ये था। और बीइंग सोशिएबल नीचे आपको मिल जाएगा। जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो ये भी लिखा हुआ है कि एक सोशिएबल होना चाहिए, यानी सामाजिक होना चाहिए। आपको हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? ये लिखा हुआ है टू बी सोशिएबल इज़ अ ग्रेट एसेट इन सोसाइटी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमें ऑप्शन मिले हैं वो पैसेज में हमारे है कि नहीं है। तो हमारे पैसेज में जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, ये हमारे पूरे पैसेज में नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है एक प्लीजिंग पर्सनालिटी के लिए। तो पूरे पैसेज में ये है। पहला ऑप्शन है गुड ड्रेसिंग सेंस, फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये भी है। बीइंग सोशेबल, ये भी है। लेकिन पूरे पैसेज में आपको बीइंग अ वेल्दी पर्सन नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है अ सोशेबल पर्सन कैन। अब यही डायरेक्टली आप इसको ढूंढिए कहाँ पैसेज में। अ सोशेबल पर्सन कैन लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम शुरू करते हैं यहाँ से तो ये लिखा है अ सोशेबल मैन बीइंग पॉपुलर कैन गुड जोक्स when there is an occasion for him can raise interesting issue for discussion and win friends and admirers। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन है पहला make friends and admirers easily, दूसरा है
मेक पीपल लाफ बाय क्रेकिंग जोक। तीसरा है रेस इंटरेस्टिंग इशू फॉर डिस्कशन। तो हमने देखा कि ये जो सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सारे ही ऑप्शन हैं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। लिखा है व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर गुड कन्वर्सेशन, यानी अच्छे कन्वर्सेशन के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए गुड कन्वर्सेशन ऐसा है, आप देख लीजिए या सारे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन हमारे पास बीइंग वेरी टॉकेटिव, पावर ऑफ स्पीच, स्मूथ एक्सेंट ऑफ लैंग्वेज, क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए अब हम पैसेज में चलते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। हम लोग यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा है एटिक्वेट मस्ट डेवलप द पावर ऑफ स्पीच, यानी पावर ऑफ स्पीच होना चाहिए। स्मूथ एक्सेंट ऑफ लैंग्वेज ये भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सोशिएबल कम्युनिटी ऑन लिप्स, द आइडिया ऑफ इनेबल पर्सन इंटरेस्टिंग यहाँ पास हुआ। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या था, हमारे पास था स्मूथ एक्सेंट, ये हमको मिल गया, पावर ऑफ स्पीच ये मिल गया, क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये मिल गया। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कौन सा नहीं मिला है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है पूरे पैसेज में, बीइंग वेरी टॉकटिव। यानी आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन किसी से बात करना है तो क्या आपका बातूनी होना ज़रूरी है, नहीं वो ज़रूरी नहीं है। आपको पावर ऑफ स्पीच होना ज़रूरी है, यानी आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। एक्सेंट होना ज़रूरी है, जैसे आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये आपको पता हो। और चौथा जो ऑप्शन है कि आप किस बारे में बोलना चाहते हैं आपको वो पता हो तो आप कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये है चौथे का, ये सही आंसर है। चलिए अब पाँचवें में चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एडिक्वेट, यानी कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज़ है। तो आप देखेंगे पूरे पैसेज में मॉडर्न लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगा आपको, प्लीजिंग पर्सनालिटी हाँ इसी के बारे में बात हो रही है, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स नहीं, महंगे कपड़े हों नहीं, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज नहीं। ये जो है ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले तो जो क्वेश्चन के शब्द हैं वो आप पैसेज में मिलाइए तो आपको आंसर मिलेगा। नहीं मिल रहे हैं तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को ढूंढिए कि हमारे पैसेज में कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन से नहीं दिए हुए हैं, तो आप उस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम सीधा क्वेश्चन से। आपको पहले मैंने बता दिया था कि आप वहाँ से पैसेज को स्क्रीनशॉट करके और आप पहले सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर लिए होंगे अच्छी तरह से। अब हम सीधा चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको कैसे। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो। तो आप नेपोलियंस मोटो देखिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है नेपोलियंस मोटो वाज, क्या लिखा है, डिवाइड एंड कनकर। ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है डिवाइड एंड कनकर, ये हो गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करें पैसेज भी पढ़ने से पहले, तो वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, इफ़ द मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम प्ले टुगेदर। ठीक है ना, अगर फुटबॉल के जो टीम मेंबर है अगर वो साथ में खेलते हैं तो क्या होगा, द टीम विल बिकम वीक, द टीम विल स्पिल्ट, या फिर द टीम विल बी डिफीटेड, या द टीम विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो अब देख लीजिए कि क्या ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि जहाँ पे लिखा हो फुटबॉल टीम ऐसा कुछ। तो चलिए अभी हम देखते हैं, पैसेज में ढूंढते हैं इसको। चलिए यहाँ पे देखिए ये लिखा इफ़ द मेंबर ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विद वन अनदर दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यही हमारे ऑप्शन में भी है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर होगा कि यदि टीम एक साथ खेलती है तो वो मजबूत बनेगी और जीतेगी भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड बी स्टैंड डिवाइडेड बी फॉल।
दिस इज ट्रू फॉर, यानी कि यदि हम एकता में रहते हैं तो खड़े रहेंगे, और यदि बट जाते हैं तो हम गिर जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। ये किसके लिए सही है? किसके लिए सही? हमारे पास ऑप्शन आर्मी, सोसाइटी, नेशन, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, हम जब पैसेज में देखते हैं तो यहाँ पास लिखा हुआ है, तो ये जो इसमें हमारे ऑप्शंस होंगे, ये ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा। तो तीसरे का जो आंसर नंबर होगा वो चौथा सही होगा। अब हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है, द वर्ड यूनिटी इज, पूछना चाहता पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो शब्द दिया गया हो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो यूनिटी, तो मैंने आपको बताया है कि यदि, और आपको अगर पता नहीं है तो भी बता दूं मैं, कि अगर किसी शब्द के अंत में टी बाई आता है तो वो एक नाउन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ये ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, अनाउन। यूनिटी क्या हुआ? यूनिटी एक नाउन है। फिर अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। अगले क्वेश्चन पांचवा जो है, इसमें आपको ये वहाँ से नहीं मिलेगा, इसका आपको बताना पड़ता है। इसमें लिखा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स यानी छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, किस शब्द का मतलब होता है? तो ये देखिए, अगर हम ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब क्या होता? समूह होता, छोटे छोटे पार्ट नहीं। इंडिविजुअल का मतलब होता अकेला। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता? फ्रैक्शन का मतलब होता अंश। और कॉपरेशन का क्या मतलब होता? सहयोग। तो अंश जो होते हैं, किसी चीज़ का अंश, किसी चीज़ का भाग, वो छोटा छोटा होता है, कई भागों से कोई चीज़ मिलकर बनती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स। ठीक है ना? तो यहाँ तक सही रहा। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी आपको एक पैसेज मिलेगा और उसमें आपको नोट्स और टाइटल बनाना होगा। तो आप पैसेज को देख चुके होंगे। इसमें जो बात हो रही है टोटली, वो बात हो रही है किसके बारे में? ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो टाइटल होगा वो हमारा टाइटल होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यही टाइटल हमको लिखना है और कुछ नहीं। इसमें जो चाइना की वॉल है, जो सबसे बड़ी दीवार है, वो चाइना में है, और चाइना की वॉल के बारे में सब कुछ बताया गया है। कब बनाया गया, कितने किलोमीटर की है, कितनी ऊंचाई है, कहाँ से दिखती है, क्या होता है, किसके समय में बना, ये पूरा। और इसी के बारे में आपको नोट्स भी बनाने लेने हैं। ठीक है? तो इसका जो हमारा टाइटल होगा वो आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और नोट्स तो आप जानते हैं, नोट्स सबके एकदम समान नहीं हो सकते हैं, नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप कर लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में इस चित्र को देख के आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो मान लीजिए ये जो चित्र दिया गया, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो पेड़ों की कटाई निरंतर कर रहा है। काफ़ी सारे पेड़ इसने काट दिए हैं और आगे काटता जा रहा है। तो ये चीज़ क्या है? पेड़ों की कटाई करने को कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। क्या? डिफॉरेस्टेशन। तो जो आप इसका जो टॉपिक लिखेंगे, ऊपर हेडिंग रहेगी, आप लिख सकते हैं पेड़ों की कटाई, यानी अंग्रेजी में डिफॉरेस्टेशन। या आप डिफॉरेस्टेशन शब्द नहीं जानते हैं तो इसके ऑब्लिक में आप कर सकते हैं क्या? कटिंग ट्रीज़। ये भी ठीक ठाक आप न जमा पाएँ तो ट्रीज़ कटिंग यानी पेड़ों की कटाई, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और उसके बारे में फिर लिख दीजिए। अब इसमें आप लिख क्या सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि देयर आर मेनी ट्रीज हु हैव ऑलरेडी कट। ठीक है ना? व्हिच हैव ऑलरेडी कट, पहले से काटे जा चुके हैं, और ये जो लगातार काटे जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस भी बता दीजिए कि पेड़ होने से क्या क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, फायरवुड मिलती है, इस प्रकार से। और डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में हम लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में हमारा लेटर और एप्लीकेशन रहेगा। पांचवें क्वेश्चन में पहले हमारा, यू आर मानसी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा
राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू आर गोइंग टू भोपाल फॉर फर्दर स्टडी। इसमें दिया गया है कि आप मानसी श्रीवास्तव हैं, आप पढ़ती हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा में। आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि आप जा रही हैं भोपाल आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो आपको इसमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, आपको लिखना है जैसे स्कूल का नाम हुआ ऊपर तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर स्कूल छिंदवाड़ा, फिर नीचे आपने सब्जेक्ट लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। माई इसमें हाँ ये मत लिखिएगा कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी या फिर और कुछ, क्योंकि इसमें जो कारण दिया हुआ है वो कारण ऑलरेडी आपको बताया गया है कि आप जा रही हैं भोपाल पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। तो आपको कारण भी यही बताना है। तो आपको लिखना होगा आई एम गोइंग टू भोपाल फॉर फर्दर स्टडी, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद थैंकिंग यू योर सो ओबीडियंटली मानसी श्रीवास्तव। इसके अथवा में दिया हुआ है यू आर ऋतिक और ऋतिका lives in Indore, write a letter to your friend inviting him या her on your father's promotion party। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो जानते हैं कि आप लेटर लिखते समय सबसे पहले एड्रेस होता है। चूँकि इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है इसलिए आप या तो एड्रेस को ADD एड्रेस लिख के और वहाँ पे छोड़ दें, या तो फिर एड्रेस में XYZ PQR इस तरह से कुछ लिख दें। एड्रेस के जस्ट नीचे आप लिखेंगे डेट, जिस दिन आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा उसी दिन को आपको वो डेट डालनी है। उसके बाद आपको अभिवादन करना होता है, जैसे अपने फ्रेंड के लिए है तो फ्रेंड का नाम दिया नहीं है तो आप डायरेक्टली सिर्फ लिखेंगे डियर फ्रेंड। फिर आप हालचाल पूछ सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, आई होप यू आर वेल एंड फाइन, आई एम सेम हियर। फिर आगे बता दीजिए कि माई फादर प्रमोशन पार्टी इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन, और जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं उसके 4-5 दिन पहले की डेट डालिए कि प्रमोशन पार्टी इस दिन होने वाली है, सो प्लीज़ कम, आई इन्वाइट यू ऑन दैट ओकेशन। ठीक है, और लास्ट में लिख लीजिए कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। ओके, और योर लविंग फ्रेंड्स, योर सिंसियरली फ्रेंड, योर फेथफुली फ्रेंड, और नाम लिख दीजिए। अगर आप लड़के हैं तो ऋतिक लिखिए और लड़की हैं तो ऋतिका लिखिए। इस तरह से आपका लेटर भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे लिखना होगा किसी एक पॉइंट पे। हमारे पास 5 पॉइंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज के बारे में लिखिए। साइंस आकर्ष और बून, साइंस एक अभिशाप है या वरदान है उसके बारे में लिखिए। वैल्यू ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स इसके बारे में। ऑनलाइन एजुकेशन इसके बारे में लिखिए। माई हॉबी इसके अथवा में भी दिया है। यदि आप इन 5 पॉइंट के बारे में नहीं लिख पाते हैं किसी भी एक के बारे में तो आप नीचे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखिए जिसमें से 150 शब्द होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक्शन सी में, जिसमें से हमारा है फिल इन द ब्लैंक। सो हमारा पहला जो ब्लैंक है इसको देखते हैं। पहला है हमारा द चैप्टर यू रेड वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। द चैप्टर यू रेड वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। अब इसमें देखिए जो हमें एक प्रोनाउन का यूज करना है, या आप ये माने कि कंजंक्शन का यूज करना है। तो चैप्टर, चैप्टर क्या चीज़ हुआ, एक आप एक से वस्तु की तरह मान सकते हैं। और जब वस्तु हुआ तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल हु कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हु किसके लिए होता है, जो हु होता है ये व्यक्ति के लिए होता है। इसके बाद व्हेयर, व्हेयर स्थान के लिए होता है। चैप्टर स्थान नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, इसलिए व्हेन समय के लिए होता है। तो चैप्टर एक तरह से वस्तु या कोई चीज़ और मान लीजिए, इसकी जगह होगा दैट। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा द चैप्टर दैट यू रेड वॉज वेरी डिफिकल्ट। चैप्टर जो तुमने पढ़ा वो बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, दैट हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हिज फादर इज़ SDOP। इसमें आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल भरते समय यदि किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो उस पहले अक्षर को आपको प्रोनाउंसिएट करना है। जैसे मान लीजिए इसमें S लिखा, तो S कैसे आप पढ़ते हैं, S में आपका A रहता है और
सा रहता है। तो पहला क्या आया, पहला आया ए। तो अगर पहला अक्षर क्या है, ये स्वर है, और स्वर आए तो हम क्या भरते हैं फिर, अगर स्वर आता है तो हमें भरना होता है एन, और अगर व्यंजन आता तो हम ए भरते। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ एन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है सी इज देन यू। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो देखिए ब्लैंक के बाद लिखा हुआ देन, और देन जो शब्द है ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होने वाला शब्द है, यानी पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है फिर देन आता है। तो या तो कंपैरेटिव डिग्री आए तो बाद में देन आएगा, या देन आता है तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब कंपैरेटिव डिग्री कौन सी वाली है, तो आप देखिए या तो फिर उसमें कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में ई आर लगा होता है, या तो फिर उसके पहले मोर का यूज होता है। तो ये मोर ब्यूटीफुल, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, इस प्रकार से। तो ये हुआ हमारा क्या, मोर ब्यूटीफुल। तो सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आई ब्लैंक बीन हियर सिंस संडे। ठीक है, अब इसमें हम यूज़ करते हैं, तो देखिए खालिस्तान के बाद बीन लिखा हुआ है। बीन अगर आप माने तो ये बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो थर्ड फॉर्म किसके पहले आती है, तो ये हैज़ के भी पहले आ सकती है और हैव के भी पहले आ सकती है। तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है आई, और आई के बाद कभी हैज़ नहीं आता है, क्या आता है, हैव आता है। तो ये हमारा सही आंसर हुआ क्या, हैव। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज़ फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। ही इज़ फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। तो गाइस आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हमने जिरैंड पढ़ा हुआ था। जिरैंड का मतलब होता है अगर किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाए तो वो फिर नाउन बन जाता है, जिरैंड कहलाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं कि प्रीपोजिशन के आने के बाद जो भी शब्द आता है, यदि वर्ब आती है तो वो जिरैंड बनकर आती है। या फिर आप सिंपल सी भाषा में ये याद रखें कि बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो और ऑफ के बाद तो निश्चित ही आती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लिसनिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग, ये सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर में चलते हैं। लिखा यू लिव लॉन्ग, एपोस्ट्रॉफ चिन्ह भी दिया है लास्ट में। ठीक है ना, अगर आपको याद हो इसमें 4 ऑप्शन है, एक कुड भी है लास्ट में। तो इसमें आपको ध्यान हो तो यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, ऐसा कुछ आपका सेंटेंस होगा। और ये इच्छा व्यक्त करना होता है, और इच्छा व्यक्त हम किस में करते हैं, मे मॉडल के द्वारा हम इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ये होगा यू मे लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो या फिर बहुत सालों तक जियो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, और ये इच्छा में आता है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कुड यू प्लीज़ गिव मी, ब्लैंक है फिर मनी है, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। कुड यू प्लीज़ गिव मी मनी, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और आपको ध्यान हो कि कुड वुड से हम क्या करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। और जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम करते हैं तो इंट्रोगेटिव में मेनी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उसके पहले हाउ होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मच में भी यही कंडीशन है, इंट्रोगेटिव में होगा नहीं होगा तो मच के पहले हाउ होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एनी का प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में, बट यहाँ पास नहीं होगा। यहाँ पास हमारा जो होगा वो सम होगा। क्यों होगा, इसका बेसिक सी एक जानकारी ये है कि अगर हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा डिटरमिनर होता है वो सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि टू एज डायरेक्टेड में। टू एज डायरेक्टेड पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सी कट हर फिंगर विद अ नाइफ। ठीक है,
चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव। सर्वप्रथम जब भी आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहे तो आप ध्यान रखिए कि ये टेंस जो है, जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है। तो अब देखिए यहाँ पास जब आप पहुँचते हैं तो सी के बाद कट दिया हुआ है, ठीक है। अब कट की फॉर्म तीनों सेम होती हैं, तो अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं तो सी के साथ यस या यस वाली वर्ब आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही रूल है, ही सी इट या नेम के साथ वर्ब में यस या यस। तो यहाँ यस या यस नहीं दिया है, यस या यस नहीं दिया है मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को आपको निगेटिव बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिड नॉट का, और डिड नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका जो बनेगा हमारा आंसर वो ये बनेगा, सी डिड नॉट कट हर फिंगर विद अ नाइफ, ठीक है। ये सॉल्व हुआ हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। इसे आपको क्या करना है, आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए क्या, पहले तो आप सेंटेंस जो है उसे पहचान लीजिए जो एक्टिव वॉइस वाला है। तो एक्टिव वॉइस ये आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है इसका ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग हुआ, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो अ सॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें एम है, लेकिन अ सॉन्ग जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके हिसाब से इज लग जाएगा, तो अ सॉन्ग इज हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि यदि आईएनजी कंटिन्यूअस में है हमारा सेंटेंस तो हमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगानी पड़ती है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही है, तो सिंगिंग की जगह संग हो जाएगा और लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो, तो आई का बनेगा मी। तो ये बनेगा हमारा जो पूरी तरह सेंटेंस बनेगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, ठीक है ना। आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, यही जो हमारा है यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनलेस यू कम विद मी आई विल नॉट गो विद यू। इसको आपको इंस्ट्रक्शन दिया है यूज़ इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी अनलेस की जगह आपको इफ़ का प्रयोग करना है। आपको ध्यान रहे कि अनलेस जो होता है एक निगेटिव शब्द होता है, ठीक है ना, इसमें नॉट जो शामिल होता है, और जैसे ही आप यहाँ पे आपको इफ़ का प्रयोग करना है और जैसे ही आपने अनलेस हटाया तो फिर सेंटेंस में जो नॉट था वो नॉट रहेगा उसमें। तो जैसे ही आप अनलेस हटाते हैं उसके बाद आपको इफ़ के साथ नॉट का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं यूज होगा, नॉट अपने स्थान पे जाएगा। तो ये जो आपका बनेगा ये बनेगा, इफ़ यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो विद यू। जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं ये आंसर, ये सही इसी तरह से बनेगा। किस तरह से, आप अनलेस की जगह इफ़ कीजिए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाइए, फिर वर्ब लगाइए और आगे का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी फास्ट ही कैन डू हिज वर्क ऑन टाइम। इसे आपको बनाना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू टू। ये जो है हमारा यहाँ पास आ गया है, यहाँ की जगह, तो आप ध्यान रखिएगा इसे टू टू से जोड़ना है। और आपको अगर पता हो कि टू टू का प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। ये जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले जो होता है ये, ठीक है ना, एडवर्ब, उसकी जगह आपको टू लगाना है। और ये जो फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप की जगह आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। और जब हम टू टू से जोड़ते हैं तो उसमें ना तो सब्जेक्ट आया करता है और ना ही हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब जरूर रहेगी। तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा, ही इज़ टू फास्ट टू डू हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है ना। डू मत हटा दीजिएगा, अगर आपने डू हटाया तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये जो डिस्प्ले में आपको आंसर दिख रहा है, ही इज़ टू फास्ट टू डू हिज वर्क ऑन टाइम, ये सही आंसर है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आपको ही सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसको आपको चेंज द नरेशन चेंज करना है। ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आपको क्या करना है, जैसे जहाँ से शुरुआत हुआ है ही सैड, अब सैड की जगह सैड ही लिखते हैं, तो आप लिखेंगे ही सैड, फिर उसके बाद जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह आप दैट लगाते हैं। एक ये कंजंक्शन है। यदि हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो ये कंजंक्शन का प्रयोग हमें करना होता है। तो ही सैड दैट। अब यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक बात ध्यान रखना है, भले ही हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो, लेकिन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो रिपोर्टिंग स्पीच दी गई है, रिपोर्टेड स्पीच, अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, आप टेंस वगैरह चेंज नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से जैसा डिस्प्ले में दिख रहा है आपको, ही सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बस ये है कि ऑनेस्टी का एच आपको स्मॉल में कर लेना है, चूँकि अब ये एक सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। इसमें है द गर्ल वॉज अवर मैडम, फिर उसके बाद है द गर्ल वॉज स्टैंडिंग देयर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करके आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, सेंटेंसेस को। अब देखिए इसमें जो है जब हम कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले रिलेटिव क्लॉज कौन सा लगाएंगे, तो सब्जेक्ट देखिए, तो देखिए इसमें है द गर्ल, इसमें भी है द गर्ल, ये एक व्यक्ति है। व्यक्ति के लिए हम कौन सा रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं, हु। तो पहले हम लिख लेंगे द गर्ल, फिर उसके बाद हम लगाएंगे रिलेटिव क्लॉज हु, फिर उसके बाद जैसे दूसरे सेंटेंस में जितना ये बचा है सब्जेक्ट छोड़ के, इसको आप लिखेंगे, तो बनेगा हमारा द गर्ल हु वॉज स्टैंडिंग देयर, और उसके बाद कॉमा लगा लीजिए, और उसके बाद ये जितना बचा हुआ है आप इसको लिख लीजिए। तो डिस्प्ले में देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है इसका आंसर, द गर्ल हु वॉज स्टैंडिंग देयर वॉज अवर मैडम। ये इस प्रकार से हमारा रिलेटिव क्लॉज से जुड़ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेक्शन डी में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको इनके आंसर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बिकॉज। जो नन्हा सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन है ही डिडेंट हैव विंग्स, उसके पास पंख नहीं थे। दूसरा है ही डिडेंट हैव करेज, उसे साहस नहीं था, उसके पास साहस नहीं था। तीसरा है ही डिडेंट हैव एनी सपोर्ट, उसे कोई सहयोग नहीं था। और चौथा है ही डिडेंट वांट टू फ्लाई, वह उड़ना नहीं चाहता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ही डिडेंट हैव करेज, उसके पास साहस ही नहीं था, ठीक है ना, कि वो उड़ पाए। उसके जो भाई बहन थे वो पहले उड़ चुके थे, लेकिन वो इतना साहस नहीं कर पा रहा था कि वो उड़ पाए, बहुत डरता था वो, इसलिए वो नहीं उड़ पाया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट स्पीच। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपनी पहली स्पीच कहाँ दी थी। हमारे पास ऑप्शन हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, लुम्बिनी। तो आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़े हुए हैं वो है सरमन एट बनारस, यानी बनारस में उन्होंने पहले ये स्पीच दी थी। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। व्हाट नेम वॉज गिवन टू वाटर, व्हाट नेम वॉज गिवन टू वाटर, ऑप्शन हमारे पास मिजविल, तारो, जिम, मेजर। तो आपको ध्यान होगा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है मिजविल द ऑटर, तो मिजविल नाम था उसका। चौथा क्वेश्चन हमारे पास कूर्ग इज सिचुएटेड इन, कूर्ग स्थित है। कूर्ग कहाँ स्थित है, आपको पता है कि कूर्ग कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होगी कर्नाटक राज्य में। और आपको ध्यान भी होगा उस चैप्टर को पढ़ते समय, ठीक है ना, कूर्ग वाला ये कर्नाटक में है कूर्ग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा आपके प्रोस का, और पहले आप पढ़ लीजिए ध्यान से, आपने पढ़ लिया होगा स्क्रीनशॉट करके। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास
पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके शब्द ढूंढिए। फेवरेट पास टाइम कहाँ लिखा है? अगर ये नहीं लिखा होता है तो फिर आप इसके ऑप्शन देखेंगे। तो पूरे पैसेज में लिखा हुआ कहीं पे फेवरेट पास टाइम नहीं लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको सीधा सा इसके ऑप्शन देखना है कि स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर लिखा है, स्टैंडिंग एट द बैक डोर लिखा है। तो देखिए स्टैंडिंग हर जगह लिखा हुआ है, तो आपको ढूंढना चाहिए स्टैंडिंग, ठीक है ना। तो स्टैंडिंग कहीं पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, और ये जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पैसेज ढूंढना बहुत आसान है, सिर्फ आप शब्द ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा। या तो शब्द नहीं मिलते हैं क्वेश्चन के तो फिर आप ऑप्शन ही डायरेक्ट ढूंढिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। आप सोर्स ऑफ अनएंडिंग ढूंढिए, तो सोर्स ऑफ अनएंडिंग देखिए ये लिखा हुआ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो ये जो हमारा ये शब्द मिले हैं इसके पहले ही होगा जो हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये लिखा है शेट ऑफ न्यू पैसेंजर सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और कहाँ है हमारे पास ऑप्शन, ये जो हमारा न्यू पैसेंजर है, ठीक है ना, न्यू पैसेंजर और न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वो एक ही बात है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो हमें यहाँ पास मिला, तो ये भी हमारा सही हो गया। तीसरा है द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। बोल रहा है कि जो बस थी वो प्रत्येक घंटे वहाँ से निकलती थी। ये सही है कि गलत, आप बताइए। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो ढूंढते हैं हम। देखिए ये लिखा है इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ईच आवर, ठीक है लिखा हुआ है, तो ये बात सही है। तो क्या हुआ, ये ट्रू है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 के बी में चलते हैं। इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा पोएम का, तो आप पोएम पढ़ लीजिए उसके बाद शुरू कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है जो पहला क्वेश्चन, हु वॉच कस्टर्ड। कस्टर्ड कौन था, तो आपको पता है द ट्रेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से ये लिया गया है। तो जो कस्टर्ड था वो ड्रैगन का नाम था, ठीक है। उसके बाद हिज नोज लुक्ड लाइक, हिज नोज लुक्ड लाइक, तो देखिए आपको लिखा हुआ है चिमनी फॉर अ नोज, यानी जो चिमनी जैसी उसकी नोज थी। और पूछ रहा है कि उसकी नाक कैसी लगती थी, वो कैसी लगती थी, चिमनी जैसी, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम इस, यानी कि जो पोएट का नाम है इस पोएम का वो क्या नाम है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आप जानते हैं ये फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो लिखा। कैरोलिन वेल क्या लिखा है इन्होंने लिखा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। रॉबिन क्लीन ने क्या लिखा, अमांडा लिखा है। ऑगडेन नैश जो है इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ही लिखा है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ये जो पोएम है उसी के राइटर। इस तरह से हमने इतना पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 6 करने होंगे, कोई 6। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटमेंट एंड व्हाट नेम वाज गिवन हिम आफ्टर दैट। सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो आपको पता है अंडर पीपल ट्री। तो आपको लिखना है सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटमेंट अंडर पीपल ट्री। व्हाट नेम वाज गिवन टू आफ्टर हिम, तो उन्हें क्या दिया गया था नाम, उसके बाद उनका नाम बुद्ध पड़ा था। तो ये हुआ आपको ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाई इज कूर्ग कंपेयर टू हेवन। जो कूर्ग की तुलना वो हेवन से क्यों की जाती है, वहाँ का जो ब्यूटी है और वहाँ का जो एटमॉस्फियर है वो बड़ा पवित्र और बड़ा शांत तरीके का है, इसलिए जो है कूर्ग की तुलना हेवन से यानी कि स्वर्ग से की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो कैसे उसको गुस्सा आ गया लेंचो को, तो आपको पता है कहानी से कि जब वो पैसे गिनता है और उसे 70 पैसे ही मिलते हैं 100 की जगह, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, तो इस प्रकार से वो गुस्सा हो जाता है।
चौथा क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो ये कहाँ से है, ये ब्लैक एरोप्लेन से है। तो आई विल टेक रिस्क ये कहता है कौन, जो फ्लाइट वो होता है, पायलट होता है, वो कहता है मैं रिस्क लूँगा। तो रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि वो जो स्टॉर्म वाले वातावरण में अपने प्लेन को उड़ा के और फिर बाहर निकलना, ये उसका रिस्क था। और रिस्क उसने क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला कि भाई मैं यहाँ कहाँ फंसा रहूँगा, इसके बाद जाके मैं अपने इंग्लैंड में अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है, इसलिए वो रिस्क लेता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। तो गोवा में बेकर को क्या कहते हैं, तो आपको पता, पेडर कहते हैं। व्हाट डिड बेकर वेयर इन पोर्तुगीज डे, और वो पोर्तुगीज दिनों में क्या पहनते थे, तो पोर्तुगीज दिनों में वो क्या पहनते थे, एक घुटने तक का एक ड्रेस रहता था जिसे कवई कहते थे। तो ये आपको लिखना है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाई डज द मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर। मंडेला जी ने अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर थे, नेता थे, उनको क्यों धन्यवाद कहा। उन्होंने धन्यवाद कहा क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर थे उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे, और चूंकि वहाँ वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सोचा कि जो लोग आए हुए हमारा सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो ये जो है, ये जो जीत मिली है यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, वो केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए और शांति के लिए है, और ठीक है ना, इसके लिए आए हैं, इसलिए वो उनको धन्यवाद करते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैक्सवेल सोचता है कि ये सही रहेगा कैम्फर्ना। तो वो सोचता है कि जो ऑटर है, ऑटर को रखने के लिए सोचता है। क्यों सोचता है, क्योंकि जो वो कैम्फर्ना होता है वो वाटर से घिरा होता है, और जो ऑटर होता है उसको वही एटमॉस्फेयर पसंद होता है, इसलिए वो सोचता है कि कैम्फर्ना जो है इसके लिए सही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन में किन्हीं 2 को आपको करना पड़ेगा, और ये जो रहते हैं क्वेश्चन, ये पोएम के रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट डज द यंग बॉय सेज टू इन ग्रेगरी। जो लड़का रहता है वो ग्रेगरी से क्या कहता है, तो ये भी आंसर आपको पता होगा। वो कहता है कि जो लवर होता है, जो अच्छा लवर होता है, तो वो किसी की सूरत से नहीं, उसके आंतरिक गुणों से प्रेम करता है, ऐसा वो कहता है। ये हुआ। व्हाट डज अमांडाज मदर आस्क हर डू एंड नॉट टू डू। अमांडा की मदर जो है वो अमांडा से क्या कहती हैं, क्या करने के लिए कहती हैं, क्या करने के लिए नहीं कहती हैं। तो आप पोएम पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसमें वो कहती है कि अपने नेल मत काटो, अपने सोल्जर मत उचकाओ, सीधा बैठो, और अपने जो शूज़ हैं, अपने रूम हैं, उनको क्लियर कर लो, चॉकलेट मत खाओ। तो ये सब आपको बता देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। मतलब जैसे ही ट्रीज घर से बाहर निकलते हैं तो किस तरह से घर प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि जब उसकी टहनियाँ ग्लास की तरफ जाती हैं तो ग्लास ब्रोकन होते हैं, और उसकी जड़ें दीवार को क्रैक करती हैं, और उसकी में जो लाइकेन होता है, लाइकेन यानी काई, उसकी जो काई की गंध होती है वो पूरे घरों में फैल जाती है। तो इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13वें क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से 2 करने होंगे। ये कौन सा रहेगा, ये आपके दूसरी वाली किताब के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। इसमें रहेगा, हाउ इज़ ऑसवेल्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट। यानी कि ऑसवेल्ड था वो अदर बाकी सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग था। तो आप जानते हैं कि उसमें मोटा मोटा थुलथुला सा जैसे रहता है, जो कि सीक्रेट एजेंट इस प्रकार से नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से वो अलग था। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। जो ग्रिफिन था, जो साइंटिस्ट था, वो इनविजिबल कैसे हो जाता था। तो उसने एक फार्मूला बनाया था, कैसा कि जिसको अगर वो खा लेता था तो वो इनविजिबल हो जाता था, लेकिन एक कंडीशन थी कि उसके बॉडी में एक भी कपड़े नहीं होने चाहिए। अगर कपड़े होते हैं तो वो कपड़े दिख जाते हैं, तो इस तरह से वो इनविजिबल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज ए ब्राइट लर्न व्हेन डज नॉट विन
एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। इब्राइट ने वहाँ से क्या सीखा, क्या सीखता है जब वो साइंस फेयर में, यानी कि जो विज्ञान मेला, कुछ भी नहीं जीतता है, तो वो वहाँ से सीखता है कि ये जो हम डेमो बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो सिर्फ मज़े के लिए नहीं, वो ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई मतलब निकले, और ठीक है ना, और ऐसा मॉडल होना चाहिए कि लगे कि हाँ हम किसी चीज़ के लिए बनाए हैं, तो इस तरह से होना चाहिए। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको लॉन्ग रहेगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें अथवा रहता है आपके पास, या तो आप ऊपर वाला करें या तो नीचे वाला करें। तो चलिए देखते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंडेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। एक ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका फर्स्ट फ्लाइट से, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट फ्लाइट है। तो द साइट ऑफ फूड मैडेंडेड हिम, यानी जो उसका खाने का दृश्य था, जब उसकी माँ फिश लेके आती है अपने बेक में दबाए हुए, चोंच में दबाए हुए, तो वह क्या सजेस्ट करता है, तो वो सजेस्ट करता है उसकी भूख को, कि वो पागल हो जाता है भूख के मारे, और फिर उस छलांग मार देता है। और व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, उसकी जो भूख थी, उसकी भूख ने उसे क्या किया, कंपेल्ड किया, फोर्स किया उड़ने के लिए। फाइनली वो फिर उड़ जाता है। इसके अथवा में है हाउ डिड मैरिज टेक प्लेस फाइनली, शादी आखिरकार कैसे हो जाती है। तो ये जो है हमारा, ये एक लोमोव और द प्रपोजल जो चैप्टर है उसका है, जिसमें लोमोव और नतालिया नाम की लड़की है। लोमोव तो वो अपने शादी का प्रपोजल लेके जाता है, लेकिन उन लोगों के बीच तनातनी लगी रहती है, वाद विवाद हो जाता है, और वाद विवाद के बाद फिर उनकी आखिरकार शादी हो जाती है। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द बाल पोएम, यानी आपको द बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। सीधा सही क्वेश्चन होना चाहिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम, ठीक है। इसमें फिर इसके अथवा में है व्हाई डिड कस्टर्ड ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, वो जो ड्रैगन होता है वो सुरक्षित केज के लिए क्यों रोता है। व्हाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन, और उसे कायर ड्रैगन क्यों कहा गया है, ये आप इसको बताइए। तो ये भी आसान है, ये जो हमारा ड्रैगन वाला चैप्टर है, कस्टर्ड द ड्रैगन, उसका है ये। फिर उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक, यानी जो 16वीं शताब्दी थी उसे बुक यानी किताबों का युग क्यों कहा गया। तो ये आपको पता है कि उस समय जो किताबें होती थी वो हर चीज़ पे होती थी। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन पहले किताबें ही हुआ करती थी जो हर चीज़ के बारे में बताती थी। तो कैसे रहना, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सजाना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ किताबों में हुआ करता था। इसीलिए 16वीं शताब्दी को 20वीं शताब्दी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बुकों का युग। इसके अथवा में है व्हाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि भोली के जो पेरेंट थे, माता पिता थे, उन्होंने बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना, या क्यों कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आपको पता है कि वो सोचते हैं कि वैसे ही भोली जो है दिखने में सुंदर वगैरह नहीं है, और उसकी शादी ना हो पाएगी अगर हमने ये प्रपोज़ल मना कर दिया। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, उन्होंने दहेज वगैरह भी नहीं मांगा था कि दहेज चाहिए मुझे। हालांकि वो जो लड़का था, जिस व्यक्ति का प्रपोजल आया था, वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था भोली से, लेकिन इन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ही है कि शादी ना हो, तो एक ठीक है अधेड़ उम्र के आदमी से ही हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका प्रपोजल स्वीकृत कर लिया था। तो गाइज़ इस प्रकार से हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया है आज। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल का नाम मत भूलिएगा। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी और पेपर सॉल्व पेपर डालते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।